Now, morning student. Today we are going to learn a second part of the GIP railway. It means Great Indian Peninsula Railway. ये हमारी हिंदुस्तान की पहली ट्रेन थी जो हिंदुस्तान में चली थी, मुंबई टू ठाणे। ये हमने कल देखा। आज हम आगे बढ़ते हैं कि इस लेसन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब पहली बार इंडिया के अंदर ट्रेन चली थी, इसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल। तो किस तरह लोगों के रिएक्शन थे, इंडियन पीपल उसको किस तरह से देख रहे थे और किस तरह बातें इंडियन सोसाइटी में चल रही थी। तो हम देखते हैं, पहला पार्ट हम देख चुके हैं, सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने मराठी में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मुहूर्तावर पेज नंबर 12 देखिए। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली, पण त्या वाफ्याच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीराज होईना। अब जो जिस टाइम पे हमने देखा था कि मंडे का दिन था और 18 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन निकली थी और शाम के टाइम पे निकली थी ये मुंबई से ठाणे के लिए। तो टाइम पर ये पहुंच गई थी और इस ट्रेन ने 33 किलोमीटर जर्नी की थी और इसको मुंबई से ठाणे तक के 33 किलोमीटर की जर्नी को 57 मिनट वहाँ पे पहुँचने के लिए लगे थे। तो ठीक से वो पहुँच गई थी और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाप से बनी हुई है ना, भाप से बनी हुई और भाप पर चलने वाली जो ट्रेन थी, इसमें बैठने की जो इंडियन लोग थे उनकी हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। सिर्फ उसके अंदर जो स्टार्ट करने वाले लोग थे, जो शंकर जी सेठ थे, है कि नहीं, जगन्नाथ शंकर सेठ थे, तो बस वही लोग इसमें बैठे थे और इसके जो कर्मचारी थे रेलवे के वही बैठे थे। बाकी जो इंडियन लोग थे वो इसमें बैठने से बिल्कुल डर रहे थे, उनको कुछ अलग ही लग रहा था। आगे देखते हैं। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत आणण्याची दिवंडी पिटविण्यात आली। आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर आणि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेची कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला, पण लोकां भलत्याच कंड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते। अब देखो क्या हुआ, अब लोग इसमें बैठने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। तो दूसरे दिन ऐसी ढोंडी, हम बोलते हैं दिवंडी, दिवंडी मतलब जो अनाउंसमेंट होता है, पहले डिंडी मारते थे ना ऐसा, सुनो 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 सुनो, तो इसको बोलते हैं दिवंडी। तो ऐसी दिवंडी पीटी गई, ऐसा अनाउंस किया गया कि भाई आपको इस रेलवे के अंदर अब फ्री के अंदर आपको सफ़र कराया जाएगा, आपको सफ़र करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत उसके अंदर नहीं हुई और ऐसा भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि ये जो आगगाड़ी है इसमें बैठने में कोई धोखा नहीं है, आपको इसमें बैठने से कोई नुकसान नहीं होगा और आपका जो सफ़र है जर्नी वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग जो है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। जो इसके कर्मचारी थे रेलवे के, वो समझाने के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाए, कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हुई। अब आगे देखते हैं कि लोगों के अंदर तरह तरह की रूमर्स फैल गई थी ट्रेन के बारे में, तरह तरह की गलतफहमियाँ फैला दी जाती थी। जैसा कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन जब हुआ था, सॉरी लॉकडाउन बोल रहा हूँ मैं, नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर 2000 लगभग 16 या 18 को हुई थी, तो उस टाइम में इस तरह की रूमर्स फैला दी गई थी कि नमक बहुत महंगा हो गया, नमक का जो है 1000 रुपये किलो अब मिलेगा। तो लोगों ने क्या किया था, बोरी की बोरी अपने घर में स्टॉक जमा करा के रख लिया था। तो बिल्कुल ट्रेन के टाइम में भी तरह तरह की रूमर्स फैला दी गई थी। आगे हम देखते हैं। वाफेची गाडी ही विंगरे विलायती भुताटकी आहे, नव्या मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधा आहे, त्यांच्या पायात जिवंत गाळाला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूट डाव आहे, असल्या अफवामुळे शहाणे प्रचारक काय करणार। अब देखो क्या हो गया था, यहाँ पे लोगों के अंदर तरह तरह के ट्रेन के बारे में रूमर्स फैल गए थे। ऐसा बोला गया था कि भाई विलायत, विलायत का मतलब होता है फॉरेन, तो फॉरेन से लाई गई, फॉरेन से लाया गया एक भूत है और वो भूत इस गाड़ी को क्या कर रहा है, चला रहा है। ये इंजन पे कुछ नहीं चल रही है और भूत से सभी को डर लगता है, तो लोग ट्रेन से डर रहे थे, ऐसा समझा जा रहा था कि ट्रेन के अंदर भूत है करके। दूसरी एक ऐसी रूमर्स या अफवाह फैल गई थी कि मुंबई के अंदर उस टाइम के अंदर बहुत जगह जगह पे ब्रिज बनाए जा रहे थे, तो उस ब्रिज के नीचे के का जो फाउंटेन है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अंदर मतलब गाड़ने के लिए, फाउंडेशन के अंदर दफनाने के लिए उनको जिंदे इंसान चाहिए। तो इसीलिए
वो ट्रेन में बिठा के लोगों को मार डालेंगे और वो जो डेड बॉडीज वो जो पुल बनाए जा रहे हैं मुंबई के अंदर, उसके अंदर वो दफना देंगे। इस तरह की रूमर्स फैला दी गई थी। अब ऐसी अफवाह थी, फैला दी गई थी, तो जो होशियार लोग भी है, जो कर्मचारी है रेलवे की, वो क्या कर सकते थे? उनके पास कोई भी चारा नहीं था, लोग बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। त्यांनी आपले अनुभवी सांगितले, तेवढ्यांनीही कोणाचे समाधान होईना। अब देखो इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो लोग ऑलरेडी ट्रेन में बैठे थे, कर्मचारी जो लोग थे, जो ऑफिस वाले लोग थे, तो उन लोगों को सामने लाया गया, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उन्होंने लोगों को सुनाए और उन्होंने भी समझाने की कोशिश की लोगों को, नहीं भी डरने की कोई बात नहीं, हम खुद है ट्रेन के अंदर सफ़र करके आए हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को कुछ भी इससे इत्मीनान नहीं हुआ, लोग बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल डर रहे थे। अब आगे हम देखते हैं। अखेर दर मानशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत परवानगीचा डंका वाजवला। पैशाच्या लालूचीने ठाण्याचे घंटाडीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का? त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठनान धाय मोकलायची। अब क्या हुआ? अब इस तरह की जो समझाने से काम जमा नहीं, तो अब रेलवे के जो कर्मचारी थे, रेलवे के जो डायरेक्टर थे, इन्होंने एक रास्ता निकाला। इन्होंने इनाम रख दिया कि भाई जो भी सफ़र करेगा उसको हम 1 रुपये इनाम देंगे। अब उस टाइम में 1 रुपये बोले तो 1853 के अंदर 1 रुपये की कीमत बोले तो घर चल जाता था, एक घर 1 रुपये के अंदर, इतनी ज़्यादा कीमत थी। तो ये बहुत बड़ा इनाम था। तो हर इंसान यानी मुंबई के और ठाणे के जो लोग थे अब सफ़र करने के लिए अब तैयार हो गए, वो पैसों की लालच की वजह से अब वो आने जाने लगे। तो जब वो सफ़र करने के लिए तैयार हो गए तो उनके जो घर के लोग थे वो उनके साथ साथ आ गए और ट्रेन के दोनों साइड जो ट्रैक है उस पर जमा हो गए। और जैसे ही गाड़ी से वो सफ़र स्टार्ट हुआ, उनका गाड़ी जैसे आगे बढ़ी, तो जैसा जनाजा कैसा निकलता है, तो रोज़ जनाजे को देखकर जो घर के जो अफराद होते हैं, घर के जो पर्सन होते हैं, वो किस तरह से रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तो बिल्कुल जैसी ट्रेन दौड़ने लगी, जैसा जनाजे पे लोग रोते हैं उस तरह से लोग रोने लगे। ये पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का। फिर उसके बाद त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांची घोडक्यांच्या घोडके त्यांच्या भोवती जमायचे। अब जैसे लोग रोते थे, ट्रेन जैसा जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन रोते थे, तो उनको समझाने के लिए ट्रेन के जो अधिकारी थे वो आते थे कि नहीं भी आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो बंदा है वो सही सलामत वहाँ पे पहुँच जाएगा, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस तरह से उनको समझाना पड़ता था। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईचे सफ़र करून सुखरूप परत आले। एक बार सही सलामत यानी ठाणे से मुंबई करके लोग सफ़र करके वापस आ गए, तो उनसे पूछने के लिए कि भाई आपका सफ़र कैसा था, क्या हुआ, आपको मारा तो नहीं गया, पीटा तो नहीं गया, तो ग्रुप के ग्रुप लोग उनके पास जमा हो जाते थे और उनका एक्सपीरियंस पूछने लगते थे। लोकांचे धीर चेपलासे रुपयाचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले, नंतर 4 आणे झाले। लोकांचे धीर चेपलासे पाहून इनामे बंद झाली आणि सर्रास तिकिटे चालू केली। अब क्या हुआ? अब जैसे 1 रुपये का इनाम लोगों के सामने रखा गया तो लोग सफ़र करने लगे। अब लोग बढ़ते गए, अब है ना, अब लोगों का धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो अब इन्होंने क्या किया, इनाम 1 रुपये से घटाकर 50 पैसे रख दिया, मतलब 8 आने रख दिया। और फिर बाद में धीरे धीरे करके 4 आने कर दिया, मतलब 25 पैसे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जितना इनाम था वो ख़त्म कर दिया और तिकीटें शुरू कर दिया। एरवीच्या ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा, पण आत्ता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला। मात्र लोकांची झुंबड लागली। अब क्या हुआ? अब लोगों का धीरे धीरे ट्रेन में बैठने का जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा। पहले क्या होता था, लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे तो उनको ठाणे से मुंबई 33-34 किलोमीटर आने के अंदर ही 1 दिन लग जाता था, लेकिन अब ट्रेन क्या कर रही है, 1 घंटे में पहुंचा दे रही थी। और ट्रेन का सफ़र कैसा होता है, एकदम आसान होता है, आरामदायक होता है। तो लोगों को उसमें अब क्या होने लगा, मज़ा आने लगा। अब लोग क्या करने लगे, अब ट्रेन में बैठने का उनका जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा। अब आगे देखते हैं। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवण्यात असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतची सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858च्या फेब्रुवारीत पुरा झाला।
त्याच्याही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरमोड करण्यात आली. खंडाळा पुण्याची दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी दोनच स्टेशन ठेवण्यात आली. रास्ता 21 होता. अब क्या हुआ? अब ये चीज़ होगी तो इंजीनियर जो लोग थे उन्होंने करजत, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कोकण में, वहाँ से लेके बोरघाट, जो बोरघाट रत्नागिरी रायगढ़ के बीच में आता है, तो पोखरना का मतलब होता है कि जो पहाड़ों को खोदकर रास्ता बनाया जाता है. तो इन्होंने करजत से लेकर बोरघाट तक के जो है पहाड़ों को खोदने का काम इंजीनियर लोगों ने शुरू कर दिया. तो खंडाला से लेके पुणे तक के एक रास्ता बनाया गया 1858 में, उसका काम पूरा हो गया. खंडाला जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सतारा डिस्ट्रिक्ट का खंडाला से लेके पुणे तक के एक रास्ता बनाया गया रेलवे का. 1858 में उसका काम पूरा हो गया. त्याच्याही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आली. जो ओपनिंग सेरेमनी रहती है, ओपनिंग प्रोग्राम, मतलब खंडाला से अब पुणे का जो रास्ता बनाया गया उसको भी बहुत थाट से, मतलब बहुत ही जोश के साथ उसकी ओपनिंग की गई. खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव आणि दोनच स्टेशन ठेवण्यात आली. रास्ता 21 होता. सिंगल लाइन बनाई गई और तळेगाव और खडकी ऐसे दो स्टेशन बीच में पड़ते थे, खंडाळे के और पुणे के बीच में. बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचे रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला. कसा ती मौज ऐका आता. पुण्याची गाडी खंडाळ्यातला आली का सगळ्या पॅसेंजरांनी तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्यांनी बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोलीला आणायचे. सगळा काफिला खोपोलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे. प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोय नी सरबराही पाहण्याचे कंत्राट मुंबईची करशेडजी जमशेदजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते. घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा. याचेच त्याला मोठे नवल वाटायचे. बोरघाटाचे काम चालले असताना मुंबई पुण्याचे रेलवे प्रवास जारीने शुरू झाला. अब बोरघाट का काम चालू था. उसी टाइम पर मुंबई और पुणे के बीच में रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू हो गया. कसा की मौज ऐका था. अब उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आई. वो भी मज़ेदार वाक़या आप सुनो. पुण्याची गाडी खंडाळ्यातला आली का सगळ्या पॅसेंजरना तिथून पालख्या. पुणे की गाड़ी जब खंडाला में पहुंच जाती थी, मतलब सतारा में पहुंच जाती थी, तो जो जितने सारे पैसेंजर थे उनको पालकी से, डोली में बिठाकर, कुर्सियों से, बैलगाड़ी में बिठाकर उनको घाट से नीचे उतारा जाता था. और फिर जितना काफिला था वो खोपोली में पहुंचता था और खोपोली से फिर दोबारा वो आग गाड़ी में बैठकर मुंबई रिटर्न पहुंचता था. और जो खोपोली का घाट था, है ना, पहले पुणे से जो खोपोली थी, मतलब पहले पुणे से अपने सतारा, वहाँ पे जो वहाँ तक के जो पहले लोग आते थे, मुंबई से सतारा तक के लोग आते थे. फिर उसके बाद सतारा में घाट लगता था. तो घाट से वो क्या करते थे, लोग पालकी से, कुर्सियों से, उनसे उनको उतारा जाता था. फिर बाद में वो खोपोली पहुँचते थे, वो काफिला, और वो खोपोली फिर से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ते थे और मुंबई तक के वो सफ़र करते थे. तो इस तरह ट्रेन का जो है जर्नी उस टाइम में शुरू हुई. तो ये घाट से नीचे उतारने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो कंत्राट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो करशेडजी जमशेदजी नाम के एक व्यापारी थे, तो इन्होंने लिया था. घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा. यानी उस घाट उतरने में 4 घंटे लगते थे. तो उसको पकड़ के पुणे से मुंबई पहुंचने के लिए 18 घंटे लगते थे. मतलब कैसा है, पुणे और मुंबई का जो बीच का रास्ता है उसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ है, और पहाड़ों के अंदर चाहे गाड़ी पकड़ लो या फिर रेलवे पकड़ लो, ये स्लो चलती थी, इसलिए टाइम लगता. लेकिन 18 घंटे लगने के बाद भी लोगों को एकदम नवल लगती थी. लोगों को लगता था कि ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा. तो मतलब रेलवे उस टाइम के अंदर बिल्कुल ही हिंदुस्तानियों के लिए एकदम अजूबा थी, मतलब एकदम नई चीज़ थी, हर नई लगती थी वो चीज़. तो इस लेसन के अंदर हमको लेखक ने यही बताया कि किस तरह हिंदुस्तानियों की पहली बार जब उन्होंने ट्रेन देखा तो किस तरह उनके रिएक्शन थे. तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ गया होगा. अगर आपको
इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।